ASC. This is video number 2, lecture number 2. In video number 1, we have talked about thesis statement, and right now we are going to talk about outline in paragraph structure. तो आपने समझना है जी कि आउटलाइन और पैराग्राफ स्ट्रक्चर क्या होता है, आउटलाइन कैसे बनाते हैं, आउटलाइन होती क्या है और पैराग्राफ स्ट्रक्चर जो है वो कैसे डेवलप, मतलब एक पैराग्राफ लिखते कैसे हैं। बहुत सारे लोग रैंडमली सेंटेंसेस लिखने के आदी होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि पैराग्राफ जो है ना वो होता क्या है, एक्चुअली पैराग्राफ के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पैराग्राफ का स्ट्रक्चर, बाकायदा पूरा स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ। आउटलाइन देखते हैं जी। आउटलाइन इज अ स्नैपशॉट ऑफ योर ऐसे, आपके ऐसे का स्नैपशॉट होता है। ये कि मतलब आपकी जो यूं कह लें कि जनरल वर्ड्स के अंदर आपके पूरे ऐसे का जो एक रिफ्लेक्शन है वो आपकी आउटलाइंस होती हैं। और आउटलाइंस होती क्यों है, इसकी रीज़न क्या है, आउटलाइंस क्यों आपके ऐसे में शामिल होती हैं, ताकि एग्जामिनर जो है ना आपके वो जो 22 से 24 जितने भी आपने सफ़ात जो पेजेस लिखे हैं वो सारे उसको ना पढ़ने पड़े, वो आपकी आउटलाइन से ही आपके थॉट्स और आपकी जो स्टैंड्स है उसका आइडिया लगा सके कि आप क्या लिखने चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी इसलिए आउटलाइंस आपकी शामिल की जाती हैं। तो जो आपकी आउटलाइंस होती हैं वो इट मस्ट बी कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, एंटेलिंग कीवर्ड्स एंड क्लियर होनी चाहिए। मतलब रैंडम और जिसको आप कहते हैं ना एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए। They must be clear and entailing keywords. Keywords means the words that are included in essay topic. I mean to say informal economy and the way forward of the solution. So आपकी जो है आपकी आउटलाइन, उससे ये बात पता चल रही हो कि आप इनफॉर्मल इकोनॉमी को ही एड्रेस कर रहे हैं, और आपकी उस आउटलाइन के अंदर भी क्लैरिटी होनी चाहिए। मतलब आउटलाइन के अंदर भी ऐसी कोई एम्बिगुअस या एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए कि जिससे एग्जामिनर जो है ना वो आपके ऐसे को इररेलेवेंट करार दे। तो क्लियर, इंटेलिंग कीवर्ड्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। ठीक है, और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई 2-3 वर्ड्स, इसके लिए आप एक दो मतलब लाइनों के बेस जो है ना सेंटेंस भी लिख सकते हैं। 1-2 क्लासेस वगैरह मतलब कॉमास वगैरह लगा के आप 2 क्लासेस भी बना सकते हैं। तो जितनी ये जामिया होगी, कम्प्रिहेंसिव होगी, उतनी एग्जामिनर को आपका पॉइंट ऑफ व्यू अच्छी तरह से समझ आएगा, और आपकी जो अपनी ऐसे बॉडी के अंदर जो चीज़ें प्रूव करनी है उसका भी उसे अच्छी तरह से आइडिया हो जाएगा। एंड थर्ड थिंग जी, एन आउटलाइन हैविंग रिलेटेड केस इन पॉइंट्स गिव्स बेटर व्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। बाज़ लोग जो है ना वो आपके मतलब बताते हैं कि आपने आउटलाइन लिख देनी है, और आउटलाइन के अगर आप साथ ही आप केस इन पॉइंट लिख देंगे, दैट is very fantastic. Why? Because कि एग्जामिनर जब देखता है वो उसको केस इन पॉइंट यहाँ पे पता चल जाता है, तो उसको जो आपको उसका आइडिया हो जाता है कि वो एक ही पैराग्राफ देखता है, आपको उसका आइडिया हो जाता है कि आपने जो है ना अपने हर पैराग्राफ के अंदर केस इन पॉइंट्स दिया हुआ है। तो केस इन पॉइंट से मुराद अपनी एग्जाम्पल कोट की हुई है कि ये इस बात से रेलिवेंट ये एग्जाम्पल बनती है। तो एग्जाम्पल्स वैसे भी उसमें पैराग्राफ के जो स्ट्रक्चर है उसमें ज़रूरी है। तो यहाँ पे जब आपका वो केस इन पॉइंट पढ़ लेगा तो उसको आपका आइडिया ही हो जाएगा कि आप किन किन चीज़ों की बात कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो आपका पूरा ऐसे पढ़ने बैठे। इतना तो टाइम नहीं होता उसके पास कि वो आपका जो है ना वो ऐसे डिटेल में पढ़ेगा, और जब वो उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा तो उस हिसाब से फिर वो आपके ज़्यादा मिस्टेक्स उसके सामने आएंगे। उसकी निस्बत अगर वो पहले ही आपके वहाँ पे देख लेगा, केस इन पॉइंट्स देख लेगा, तो क्या आपने अपने जो आउटलाइन है उसके साथ एग्जाम्पल भी कोट की हुई है केस इन पॉइंट की सूरत में, and that will be putting a good impression, so good अच्छा impression डालने के लिए आप वहाँ पे आउटलाइंस, और आउटलाइंस के साथ जब केस इन पॉइंट देते हैं तो इससे वैसे भी आपको फायदा ये होता है कि आपकी जो टॉपिक की एक्सप्लेनेशन में आपको 3-4 लाइनें इसके साथ लिखने की मिल जाती हैं, फिर एक कोहेरेंट मतलब पैराग्राफ हो जाता है, आपकी कोहेरेंस बन जाती है कि आपने पहले टॉपिक सेंटेंस दिया, फिर एक्सप्लेनेशन साथ में आपने वो उसके आपने लिख दिया है, एग्जाम्पल भी दी, तो कोहेरेंस मेंटेन करने के लिए भी ये बड़ा मैटर करती है। तो ये एक स्पेशल तरीका है जी केस इन पॉइंट आपकी आउटलाइन में लिखने का, ये मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। तो उससे पहले हम पैराग्राफ के स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं कि पैराग्राफ का जो स्ट्रक्चर है वो आपने कैसे बनाना होता है। बेसिकली जो पैराग्राफ है ना इसके 4 पार्ट्स होते हैं। एक पैराग्राफ के कितने पार्ट्स होते हैं? 4। फर्स्ट पैराग्राफ का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है टॉपिक सेंटेंस, कि आप अपने टॉपिक में आपने पैराग्राफ के अंदर किस चीज़ की बात कर रहे हैं जा रहे हैं। जैसे अगर आप इनफॉर्मल इकोनॉमी बात करते हैं आप,
तो आप अगर बात करते हैं लो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो ये आपका टॉपिक सेंटेंस है, ठीक है। तो पैराग्राफ का सबसे पहला जो पार्ट है वो आपका टॉपिक सेंटेंस होता है। सेकेंडली आपका जो पैराग्राफ का दूसरा पार्ट होता है वो एक्सप्लेनेशन ऑफ टॉपिक सेंटेंस होता है, कि आप अपने टॉपिक सेंटेंस को एक्सप्लेन किस तरह से करते हैं और उसकी क्या क्या वजाहतें देते हैं, ताकि एक तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी हो जाए और भी ये पैराग्राफ की लेंथ भी बन जाती है एक्सप्लेनेशन से। लेकिन ये इस चीज़ का ख्याल रखें कि एक्सप्लेनेशन करते हुए इररेलेवेंट ना जाएं। वर्ड्स 3000 या 2500 3000 वर्ड बनाने के चक्कर में इररेलेवेंट गए तो एग्जामिनर ने आगे नहीं चेक करना, उसने वहीं से क्रॉस लगा देना और आपको फिर उसी रेंज में रखेगा जिसमें उसने फेल करने होते हैं। सो वर्ड्स के चक्कर में इररेलेवेंट नहीं जाना, लेकिन आपने टू दी पॉइंट एक्सप्लेनेशन जरूर देनी है अपने टॉपिक सेंटेंस की, सो दैट कि एग्जाम्पल से पहले वो समझ आए कि आपने क्या बात की। फिर आपने उसके बाद जो पार्ट नंबर 3 आ जाता है वो आपका एग्जाम्पल होता है, यानी केस इन पॉइंट या फैक्ट्स एंड फिगर डालते हैं, स्टैट्स वगैरह मतलब जो आप डालते हैं उसमें। सो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये तीसरा पार्ट होता है। इससे आपको अपने जो आपने उसमें लिया होता है स्टैंस, जो अपने थीसिस स्टेटमेंट्स के अंदर आपने क्लेम किया होता है, उसको साबित करने में भी मदद मिलती है। और एग्जामिनर पे ये इंप्रेशन पड़ता है कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बड़ा ब्रॉडन है और आपकी जो इस टॉपिक को लेके आपका जो मतलब स्टैंस है और आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है और आप बड़ा जिसके पास आपका बड़ा रिसर्च ओरिएंटेड नॉलेज है। सो ये भी अच्छा इम्पैक्ट डालिए। केस इन पॉइंट कोशिश करें कि ऑथेंटिक और इंटरनेशनल हो। डोमेस्टिक केस इन पॉइंट्स भी आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर इंटरनेशनल केस इन पॉइंट्स जैसे मुख्तलिफ मैगजीन्स वगैरह के छपते हैं या मुख्तलिफ रिपोर्ट्स होती हैं, हेल्थ पे रिपोर्ट आ गई, इकोनॉमी पे रिपोर्ट आ गई, या जैसे आपकी वर्ल्ड बैंक है, IMF बैंक है, इस तरह के जो बैंक्स हैं वो मुख्तलिफ इकोनॉमी से मतलब जो रैंकिंग जारी करते रहते हैं, ठीक है, गवर्नेंस से मतलब रैंकिंग जारी करते रहते हैं, तो वो इस तरह की डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए ताकि वो आप जो है ना इसमें ऐड कर सकें। उसके एंड इसके बाद ही आपका जो एक पैराग्राफ होता है उसके एंड का जो होता है ना आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है, ठीक है, उसको आप कंक्लूड करते हैं अपने कंक्लूडिंग सेंटेंस से सजेशंस के साथ कि आपने इस टॉपिक के में इस पैराग्राफ के अंदर कोई टॉपिक डिस्कस किया है, तो आप इसको अब किस तरह से कंक्लूड कर रहे हैं, आप क्या सजेशन छोड़ रहे हैं, तो इसका लुब्बे लुबाब क्या है, कंक्लूजन क्या है, तो वो आप अपने कंक्लूडिंग सेंटेंस से बताते हैं। तो ये जी 4 पार्ट्स हमने डिस्कस किए हैं पैराग्राफ के, कि एक पैराग्राफ के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं, यानी टॉपिक सेंटेंस, एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक सेंटेंस यानी एग्जांपल, केस इन पॉइंट्स एंड फिगर, फैक्ट्स एंड फिगर, और कंक्लूडिंग सेंटेंस। ये 4 पार्ट्स हैं। और रिमेंबर कि आपने एक पैराग्राफ के अंदर एक ही आइडिया डिस्कस करना होता है। ये नहीं है कि आप एक पैराग्राफ के अंदर 2-3 चीजें डिस्कस कर रहे हैं, या कभी एक सेंटेंस आपने एक पैराग्राफ का लिख लिया, दूसरा से कोई और बात कर ली है, ठीक है। तो आपने एक टॉपिक सेंटेंस को लेके उसी के एक ही आइडिया को एक पैराग्राफ के अंदर बयान करना है। तो इससे आपको हेल्प मिलेगी कि आप तो एक तो मतलब इररेलेवेंट नहीं जाएगी और आप टू दी पॉइंट जो आपने आउटलाइंस लिखी हैं उनके मुताबिक आप अपना ऐसे लिख पाएंगे, अगर आप जो है ना इस पैराग्राफ स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। और वैसे भी एग्जामिनर ने भी जो आपका इंट्रोडक्शन के देखना है, इंट्रोडक्शन के बाद का जो पैराग्राफ एक देखता है वो कि आया कि स्टूडेंट को पैराग्राफ का आइडिया है, पैराग्राफ राइटिंग उसको समझ है कि पैराग्राफ जो स्ट्रक्चर पैराग्राफ राइटिंग है वो कैसे करते हैं। सो इसलिए जो है ना आपने इस पे फोकस करना है कि आपका पैराग्राफ जो है वो सही बन जाए। एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस, कंक्लूजन भी आपका इस तरह का होना चाहिए कि आपने उस सारी बात को वाइंड अप किया है, मतलब अधूरा नहीं छोड़ दिया, ठीक है, मतलब उसको आपने कोई स्टैंस कोई बात करके आपने उसके लिंक करके अपने स्टैंस के साथ अपने क्लेम के साथ उसको आपने कंक्लूड करना है। तो ये तो हमने बात की कि पैराग्राफ स्ट्रक्चर आपके किस तरह का होता है, ये आउटलाइंस और पैराग्राफ स्ट्रक्चर की बात कर ली हमने। अब मैं चाहूंगा कि आप जो है ना वो आगे एक आपको आउटलाइंस थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ कि आउटलाइन कैसे कुछ बताते हैं। आउटलाइन में आपने ये इस तरह से ये आप लिखेंगे। और इंट्रोडक्शन में मैंने तो यहाँ पे सिर्फ थीसिस स्टेटमेंट लिखी है क्योंकि अभी तो हमने इंट्रोडक्शन किया नहीं है, तो इंट्रोडक्शन के लिए बाकायदा से 2-3 अप्रोचेज एंड डिफरेंट अप्रोचेज वो आपको मैं आउटलाइंस के बाद बताऊंगा कि वो कौन कौन सी अप्रोचेज और आपने कैसे फॉलो करनी है, तो वो हम इंट्रोडक्शन के बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आउटलाइंस बनाना सीखेंगे। तो ये जो मैंने थीसिस स्टेटमेंट लिखा है जो भी पहले भी आपको पढ़ाया था, तो ये थीसिस स्टेटमेंट आपका इंट्रोडक्शन में मैंने वक्ती तौर पर वैसे लिख दिया है कि द इनफॉर्मल इकोनॉमी इज द डाइवर्सिफाइड सेट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इंटरप्राइजेज, जॉब्स एंड वर्कर्स दैट आर नॉट रेगुलेटेड और प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट एंड इज characterized by many issues such as current account deficit, fiscal deficit, high cost of doing business, low ease of doing business, a lack of export infrastructure and so on.
This needs an integrated and broadened strategy to uplift Pakistan's economic ship out of troubled water. तो ये जो है ना आपका मैंने वो थीसिस स्टेटमेंट बताया था, ये आपने इंट्रोडक्शन में लिखना है। खैर इंट्रोडक्शन की तो और अप्रोचेज में उन पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल देख लेते हैं कि आपने ये इसको नंबर 1 दिया है आपने, और अब आपने पॉइंट नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं, हाउ पाकिस्तान इकोनॉमी इज इनफॉर्मल। तो इस पॉइंट नंबर 2 के अंदर ही आप 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 इतने मतलब आपको 4-5 इस तरह की जो सब हेडिंग यानी सब आउटलाइंस बनाएंगे, और वो इस 2 पॉइंट के अंदर। फिर आप 3 पॉइंट के अंदर वे फॉरवर्ड डिस्कस करेंगे, 3 लिखेंगे और उसके अंदर वे फॉरवर्ड डिस्कस करेंगे, और 3.1, 3.2 उसके जितने भी डिफरेंट आइडियाज होंगे जो पैराग्राफ की बेस पे बनेंगे वो आप लिखते जाएंगे उसमें। तो और एंड पे नंबर 4 आप कंक्लूजन करके लिखेंगे। ये मैं आइंदा इसी जो ऐसे हमने शुरू किया है इसकी जो सारे पैराग्राफ्स हैं वो आपसे मैं लिखवाऊंगा, अभी आपको उसकी एग्जाम्पलरी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि आपने ये लिखना किस तरह से। तो ये हाउ इस हमारे पास इस ऐसे के 2 वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल ये है कि पाकिस्तान इकोनॉमी इज इनफॉर्मल, ठीक है, और दूसरा है वे फॉरवर्ड। तो इन 2 वेरिएबल्स को हमने लेके डिस्कस करना है। पहला हमने इंट्रोडक्शन कर दिया, दूसरे पे हम ये कर रहे हैं, और अब इस दूसरे के अंदर किस तरह से इनफॉर्मल है ये चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हमने पहले नंबर पे डिस्कस किया 2.1 में लो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी बिजनेस करने के लिए जो है ना वो आसानी नहीं है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरह से रेगुलेशन जो रेगुलेशन प्रोसेस है या रेगुलराइज करवाना है बिजनेस को, तो या वो किस तरह से करवाना है, ठीक है। तो ये इस तरह की जो बिजनेस के लिए जो हर्डल्स आ रही है वो हम इस पैराग्राफ के अंदर डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर हमारे पास केस इन पॉइंट, एक इंटरनेशनल अथॉरिटी केस इन पॉइंट डब्ल्यू बैंक की रैंकिंग से जारी करता है कि पाकिस्तान रैंक्ड 136 ऑन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स इन 2018। तो ये हमने केस इन पॉइंट भी डाल दिया, इसको एक्सप्लेन करके इस काम के थ्रू सेंटेंस लिखेंगे। अब ये मैंने सिर्फ एक आपके लिए लिखी है क्योंकि ये इस पे मैंने आपसे करवानी है प्रैक्टिस, एक्टिविटी करवानी है। अब ये मैंने आपको दे दिया है, आपके पास टॉपिक सेंटेंस भी आ गया, आपके पास केस इन पॉइंट भी आ गया। अब आप इस पे लिखेंगे पैराग्राफ, ताकि मैं समझ सकूं कि क्या आपको पैराग्राफ का जो स्ट्रक्चर मैंने बताया उसको आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं। ये आपके लिए एक्टिविटी होगी। मोर ओवर कि आपको मैंने आउटलाइंस की बाकी जो आउटलाइंस है वो भी अगले नेक्स्ट पैराग्राफ्स में, नेक्स्ट लेक्चर्स में उनकी जो प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर था वो बेसिकली उसने हमने डील आउट करना था, उसमें थीसिस स्टेटमेंट को समझना था। थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है, पैराग्राफ स्ट्रक्चर समझना था, और आउटलाइंस को समझना था कि आउटलाइन किस तरह से लिखते हैं और आउटलाइन होती क्या है। तो वो हमने समझ लिया है, और अब हमने ये जो मैंने आपके सामने एक आउटलाइन बनाई भी है उसका केस इन पॉइंट भी लिखा है। इसी तरह आप भी हर एक का 2.2 का यहाँ पे अगर आप लिख रहे हैं फिस्कल डेफिसिट तो आप उसका साथ में केस इन पॉइंट लिखेंगे। अगर आप करंट अकाउंट डेफिसिट लिख रहे हैं उसका आप केस इन पॉइंट लिखेंगे। तो हर एक का आप साथ में केस इन पॉइंट लिख रहे होंगे। तो अब ये जो मैंने बनाया है कि लो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये एक पैराग्राफ इस पे लिखना है। टॉपिक सेंटेंस आपको मिल गया है कि लो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसको आपने लो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को एक्सप्लेन करना है, जो पैराग्राफ का दूसरा पार्ट है उसको एक्सप्लेन करना है। थर्डली आपने केस इन पॉइंट डालना है ये वाला, और फोर्थ आपने कंक्लूड करना है। तो ये एक्टिविटी मैं आपसे क्लास सेशन में करवाऊंगा, जो हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं उसमें हम ये एक्टिविटी करेंगे। तो चलें जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए हमारा ये इंग्लिश ऐसे का जो इतना ही था। इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस बेस्ड एक्टिविटीज़ करवाएंगे आपसे, क्योंकि इंग्लिश ऐसे ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं है, आपको मतलब थ्योरीज ये चीज़ें पढ़ाने वाली नहीं है। इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस और आपकी एवेलुएशन है कि आपको प्रैक्टिस करवाई और एवेलुएट किया जाए, तो इंशाल्लाह आप बेटर सीख जाएंगे। तो चलें ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।